देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। संविधान और संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है, ये ममता को मालूम है या नहीं? कैसे उनके राज्य के चीफ सेक्रेटरी ये कह सकते हैं कि हमें इंटर मिनिस्टीरियल टीम की जितनी मदद करनी थी हमने कर दी, बाकी की जानकारी ईमेल पर भेज देंगे? क्या यही है ममता का संविधान? फेडरलिज्म की बात करने वाली ममता क्या ये भूल गई कि वो चुनी हुई हैं, तो इसी फेडरलिज्म के तहत राज्यपाल भी राज्य में नॉमिनेटेड हैं? ऐसा नहीं लगता कि आज राज्यपाल पर उंगली उठा रही हैं और कल को हो सकता है कि वो राष्ट्रपति को भी चुनौती देने लगेंगी? हैरानी और तब बढ़ जाती है जब केंद्र से आई टीम एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। एक लेटर के जरिए टीम बंगाल की हकीकत बयान करती है। चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में जिक्र है कि कैसे कोरोना पॉजिटिव की मौत को रोड एक्सीडेंट बताने की कोशिश हो सकती है। ममता बनर्जी को समझना होगा कि उनकी जिद बंगाल को वुहान बना डालेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दीदी की जिद जानलेवा है? अगर वाकई ममता को आवाम की परवाह है तो क्यों ममता तानाशाह बनी हुई है? इन्हीं सवालों पर होगी आज की अड़ी, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? इस एक सवाल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ आमने सामने हैं। ताबड़तोड़ लेटर बम गिराए जा रहे हैं, कभी 3 पन्नों का, कभी 4, तो कभी मानो पन्नों की बौछार। कुर्सी के मोहपाश में ममता बनर्जी ने राज्यपाल को कह दिया है, मैं चुनी हुई हूं, आप थोपे हुए हैं। ममता ने अपने खत में राज्यपाल की भाषा पर भी सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कामकाज में आप दखल दे रहे हैं। राज्यपाल को पूरा अंधकार में रख के सारे काम चला रहा है, ये असंवैधानिक नहीं है। राज्य सरकार कोई भी कुछ करेगा, ममता बनर्जी अपना मर्जी से सब करेंगे। आप चुन के आया, इसीलिए आप कुछ भी करने का अधिकारी नहीं है ममता जी। 30 दिन के लॉकडाउन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अलग ही धुन में है। मोदी विरोध में ममता का क्रोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र से इंटर मिनिस्टीरियल टीम गई तो 2 दिन उन्हें कैद करके रखा, जबकि मुंबई में इसी टीम को खुद मंत्री लेकर जा रहे हैं। गृह मंत्रालय को 2 बार पश्चिम बंगाल सरकार को सख्ती भरा खत लिखना पड़ा। उसके बाद भी ममता बार बार यही आरोप लगा रही हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा। আমরা মনে করি যা কিছু সহযোগিতা করার কথা ছিল আমরা করে দিয়েছি। এরপরে যা কিছু তথ্য ওনারা চান, what information they need, that does not require being in field, that can be collected from BSF guest house, that can be collected from Nirman Bhavan in Delhi, that can be collected from anywhere. এরপরে আর আমরা ওদেরকে তথ্য দিতে পারবো না। যা দেব মেল আছে, ইমেলে আমাদের কাছ থেকে ওরা নিতে পারেন। आज इन्हीं की पार्टी के सांसद का ट्वीट देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ममता सरकार को अब भी सियासत की पड़ी हुई है, ना कि कोरोना के बेहतर इलाज की। डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट किया और लिखा, एक परेशान करने वाली खबर आ रही है, बंगाल में आरपीएफ के 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी 14 अप्रैल को ट्रेन से दिल्ली से कोलकाता आए थे। लॉकडाउन के दौरान पॉजिटिव मरीजों ने यात्रा क्यों की, उन्हें किसने भेजा, स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई, वो कितने लोगों से मिले? डेरेक साहब, वक्त सियासत का नहीं है, फर्ज निभाने का है। फर्ज की खातिर कई पुलिस वाले और डॉक्टर जान तक गंवा चुके हैं। फर्ज की खातिर कई कोरोना वॉरियर्स जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। तो क्या ये सब साजिश है? और रही बात संविधान की, संवैधानिक व्यवस्था की, तो खुद ममता सरकार क्यों स्वतंत्र होकर काम कर रही है? क्यों नहीं केंद्र की मदद कर रही है? डॉक्टर्स, नर्स, बंगाल के लोग, केंद्र की टीम, केंद्र की सरकार, सबको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ममता की जिद जानलेवा है? आज खास मेहमानों के साथ इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं या आने वाले वक्त में जुड़ने वाले हैं वो होंगे बाबुल सुप्रियो, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अर्जुन सिंह जो कि सांसद हैं, बैरकपुर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद सलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, जो कि सीपीएम के नेता हैं,
के शर्मा साहब आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चीन में सूचनाएं छिपाई जाती हैं, पाकिस्तान में सूचनाएं छिपाई जाती हैं, आर्मी जिन सूचनाओं को चाहती है आगे बढ़ाती है, वरना सूचनाएं छिपा ली जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में ये होता है कि सूचनाएं छिपा ली जाएं, क्या हो रहा है अंदर बाहर किसी को पता ही ना चले। क्या इसी लाइन पर वेस्ट बंगाल भी चल रहा है? क्या हम अपने देश में अब कोई शी जिनपिंग जैसा, कोई किम जोंग जैसा, कोई इमरान खान जैसा देखने वाले हैं क्या? आइए इसी पर पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस बात को अवनिजेश जी से समझते हैं। अवनिजेश जी, ये क्या है, हमारे देश में एक राज्य ऐसा लग रहा है कि सबसे अनोखा है, किसी की बात नहीं मानेगा वो। दिनेश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पूरे कोरोना के क्रोनोलॉजिकल देख लीजिए। पहला बयान ममता बनर्जी का आया था कि कोरोना का आतंक सीएए से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। आज देश में कोरोना की क्या हालत है और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना के बारे में इस तरीके की राजनीतिक भाषा का प्रयोग करे, इससे उनकी पूरी नीयत, उनकी पूरे मंतव्य का मालूम चल जाता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में सिर्फ मीडिया का सवाल नहीं है, वहाँ के आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके का वहाँ बर्ताव हो रहा है, जिस तरीके से लॉकडाउन के बारे में भेदभावपूर्ण बरता जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ राशन का वितरण हो रहा है, उस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में एक लोकतांत्रिक प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मुख्यमंत्री को जैसा बिहेव करना चाहिए उससे कहीं मेल नहीं खाता। आप समझिए कि किसी भी प्रदेश में अगर केंद्र की कोई टीम जाती है, केंद्र की टीम कोई गलती निकालने नहीं जा रही। अगर केरल में सीपीएम की सरकार है, अगर उन्होंने कोई अच्छा कानून बनाया तो केंद्र की सरकार ने उस कानून का समर्थन किया। महाराष्ट्र में दूसरे सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां से केंद्र की टीम गई, उन्होंने वहां जाकर के सिर्फ सहयोग किया। लेकिन फिर इसका इलाज क्या है साहब? ये क्यों होता जा रहा है, एक के बाद एक होता जा रहा है? आपने महसूस कर रहा हो। डॉक्टर शांतनु को ये बोलते हुए सुना होगा, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इसको जोड़ दिया, हाँ ममता बनर्जी थी जो जीएसटी का भी विरोध कर रही थी, ममता बनर्जी थी जो नोटबंदी का भी विरोध कर रही थी, ममता बनर्जी थी, और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि वही है ऑपोजिशन का एक चेहरा, ऑपोजिशन की तरफ से आवाज उठाने वाली। क्या ये यहां पर भी अपनी पॉलिटिक्स और अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे ले जाने की चिंता ज्यादा है क्या, तौसीफ खान साहब? देखिए, प्रधानमंत्री जी में और हमारे चीफ मिनिस्टर जी में बात हो चुकी है। उन लोगों ने जब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था तो 1 to 1 दोनों में बात हुआ है और चीफ मिनिस्टर जी ममता बनर्जी जी ने बोला था प्रधानमंत्री जी को कि हम पूरा कोऑपरेशन आपको साथ देंगे क्योंकि कोरोना में हम एक साथ लड़ेंगे। अब कोरोना में एक साथ लड़ने के लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक साथ हैं। अब इस बीच में कोई पॉलिटिक्स करे तो ये तो बड़ी बुरी बात है। अब वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे, देखिए ममता जी ने विरोध किया था एनआरसी का, तो क्यों नहीं विरोध करेंगी? आपको लगता है कि केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करके, कोऑपरेट करके कोरोना की लड़ाई वेस्ट बंगाल की सरकार लड़ रही है? तौसीफ जी, आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप जोड़िए कि आंकड़ा क्या कहता है, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि जो कोरोना से पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो सरकारी आंकड़ा है उसमें बंगाल कितना है और गुजरात कितना, आप एक दफा मुझे बता दीजिए। बंगाल कितने नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? अगर वहां टेस्ट नहीं किए जाएं पॉलिटिक्स करना तो है, एक भी नहीं निकलेगा कोरोना पॉजिटिव। तौसीफ खान, आपने एक बात कही कि हवा में बात नहीं की जानी चाहिए। मैं प्रोडक्शन टीम से अनुरोध करूंगा कि बंबई में क्या स्थिति है। 1.5-2 करोड़ आबादी मुंबई की भी है, 8,000 के आसपास की आबादी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिल्ली की है, और करीब 30 से 40 हजार के बीच में पर स्क्वायर किलोमीटर कोलकाता में लोग रह रहे हैं। क्या इतने कम पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं? क्या ये ममता का कारनामा है क्या? एक बार वो ग्राफिक्स जरा दिखाएंगे क्या आप हमको? ये देखिए आप, पश्चिम बंगाल में 7,790 टेस्ट अभी तक किए गए हैं। टेस्ट कम है इसलिए आंकड़े भी कम दिखाई दे रहे हैं। और ये है कोलकाता
मुंबई और दिल्ली के अभी तक के आंकड़े, और यह भी देख लीजिए आप कि यहां जनसंख्या का घनत्व तो क्या कहता है। रात में चोरी छिपे शवों को जलाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तौसीफ, क्या इन बातों में ये बातें, ये ऐसा धुआं है जो बगैर आग का है? नहीं, ये जो बातें होती है ना, वीडियो पे नहीं जाना चाहिए कभी भी, क्योंकि मैं दो वीडियो की पुष्टि कर चुका है, कोलकाता पुलिस भी और वेस्ट बंगाल पुलिस भी। बीजेपी बंगाल ट्विटर हैंडल से 4 दिन पहले वीडियो लोड किया गया था, वहां पे दिखाई दे रहा था कि एक व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है कि हमारे पास अनाज नहीं है, ममता जी पैसा भेजिए, अनाज भेजिए। फिर बाद में वेस्ट बंगाल पुलिस ने पुष्टि की कि वो एक एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है, और उसको फिर रिकॉर्ड में भी लिया गया और उसको रीट्वीट किया। तो इस तरीके से चलिए, तो मतलब वहां ऐसे दौर जो ममता बनर्जी कहें वही सही, और न कोई खाता और न कोई बही। बाबुल सुप्रियो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। बहुत स्वागत है बाबुल आपका। और इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद सलीम भी जुड़ रहे हैं लेफ्ट की तरफ से अपने विचार रखने के लिए। मोहम्मद सलीम साहब, बहुत स्वागत है आपका। बाबुल सुप्रियो साहब, आपने लगातार इस बात का उल्लेख किया कि वहां चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। किट्स को लेकर भी वहां क्या टेस्टिंग किट्स की उपलब्धता थी या नहीं थी, ये भी आपने स्पष्ट किया। लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि न केवल रैपिड किट्स में खराबी थी, बल्कि डायग्नोस्टिक किट्स जो थी उसमें भी खराबी थी। और ऐसी किट्स अगर हमारे पास होंगी तो हम क्या टेस्ट करेंगे? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, मेरी छवि इस वक्त क्लियर नहीं है, थोड़ा सा हिल रहा है। वैसे बंगाल की भी जो छवि है, जो कोविड के लेके जो छवि है, वो ऐसा हिलता हुआ ही है, क्योंकि पॉलिटिकल विल बोलिए या सरकार की तरफ से जो प्रोएक्टिव या सच्चाई के साथ जो सामने आना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े लकुने और बहुत बड़े बड़े झूठ जो है वो सामने आई है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आज आप IMCR सीटी के लेटर देखेंगे जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है, उसमें बड़े खतरनाक ऑब्जर्वेशंस उसमें दिए गए हैं, और उसके साथ जो सवाल जो की गई है वो भी बहुत खतरनाक है। आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या सर वो लेटर देखा है मैंने, वो लेटर मैंने देखा है और उसका हवाला मैं दूंगा अभी जब अपने मेहमानों से आगे बात होगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कम टेस्ट कराए जाने के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि 3 तरह के किट्स होते हैं। एक होता है रैपिड किट, जिसमें गड़बड़ी के कारण उसको वापस कर दिया गया, यहां तक कि RT-PCR किट्स को भी वापस भेजा जा रहा है। एंटीजन किट्स जो तीसरे तरह का किट होता है वो अभी हमें मिला ही नहीं है। जब हमारे पास किट्स ही नहीं है तो हम टेस्ट किससे करते, कितना करते? देखिए, ममता जी जो कहते हैं वो उसमें तृणमूल कांग्रेस या ममता दीदी जो कहते हैं उसमें 2 चीज होते हैं, एक होता है फैक्ट और एक होता है ट्रू फैक्ट। ममता दीदी फैक्ट बताती है जो अनट्रू है, और मैंने कई बार, आज से 10 दिन पहले भी मैंने ICMR में दिल्ली में डायरेक्टर से बात करने के बाद, बंगाल में जो उनके डायरेक्टर है शांता बोसु, उनसे बात करने के बाद मैंने आंकड़े सारे पोस्ट कर दिए थे कि 27,500 मिनिमम किट्स जो है वो पड़े हुए हैं, जबकि मार्च की शुरुआत में 90 से 110 तक के सैंपल्स भेजा जा रहा था ICMR में, कलकत्ता में, नाइसेड में। बाद में वो कम होते होते दिन में सिंगल डिजिट पे आ गया। किस लिए हुआ? क्योंकि वहां से जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे थे या जो रिपोर्ट्स आ रहे थे वो ममता दीदी को पसंद हो नहीं रही थी। उसीलिए ममता दीदी, जैसे हम कंप्यूटर के टर्म में बोलते हैं, 2 फायरवॉल्स बिठा दिया उन्होंने। एक कोविड ऑडिट कमेटी जिसको जो डॉक्टर्स है वो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के टाइम पे वो डॉक्टर्स उनको चिट्ठी लिख रही है और पूछ रही है कि बताइए, ये लगता है कि सारी से इनकी डेथ हुई है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से इनकी डेथ हुई है, तो अभी इनको हम क्या करें? इस टाइप के बहुत सारी चीजें सामने आई है। देखिए, जहां तक अपने डेड बॉडी, बोलते बोलते बहुत सारी चीज बोलना पड़ेगा, लेकिन ये आप देखिए, डेड बॉडी की जहां तक बात आती है, वो जो वीडियो सामने आया है वो बांगुर हॉस्पिटल का ही है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। सरकार की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई जिससे लोगों के दिल में साहस आए कि बांगुर हॉस्पिटल ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा तो ममता दीदी को करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा किया नहीं, मतलब वो सही है। लेकिन क्या किया, रात को उन्होंने मोबाइल फोन, हॉस्पिटल के अंदर मोबाइल फोन उन्होंने वो कर दिया, निलंबित कर दिया।
मतलब हमको तो कभी कभी मजाक ऐसा लगता है कि शायद ममता दीदी ने जो दो कमेटी बनाई है ना, बड़े बड़े कमेटी जो तहकीकात कर रही है, टेस्ट रिजल्ट्स देख रही है, मौत कोविड से हुई है, कोमॉर्बिडिटी से हुई है, ऐसे तहकीकात कर रही है। शायद उनको तहकीकात से लगा कि क्योंकि मोबाइल फोन्स 90% चाइना में क्रिएट होता है, तो शायद मोबाइल वही चाइना वाले फोन हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो उसी से भी कोविड आ सकता है। तो उनके जो टोटल क्रियाक्रम जो है उसमें बहुत सारे कल वो चले गए सड़क पे घूम रहे हैं, जो सफाई कर्मी रोज झाड़ू देते हैं, झाड़ू देना सिखा रहे हैं, झाड़ू देना सिखा रहे हैं। आज देखिए कलकत्ता में बाबुल सुप्रियो साहब, अभी हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं तौसीफ खान, उनसे मैंने इस बात को लेकर सवाल किया और ये भी पूछा कि शवों को रात में चोरी छिपे जलाया जा रहा है और इस बात का वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पोस्ट भी किया है। उन्होंने तो इसकी इन वीडियोस की सत्यता पर भी सवाल उठा दिए। मतलब ये कि एक तरीके का, अभी मेरे पास एक नया वीडियो है, ये मैं आपको दिखाऊं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पब्लिक डोमेन में जो वीडियो है हो सकता है कि वो अगर गलत भी हो, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, अगर वो गलत भी है तो राज्य सरकार को सामने आके उसकी पुष्टि करनी चाहिए। आप अगर किसी चीफ मिनिस्टर के चेहरे पे या बड़े किसी आला नेता के चेहरे पे अगर दूसरे शब्द लगा के अगर आप दिखाते हैं, अगर वो गलत है तो उसकी तरफ से पुष्टि तो आनी चाहिए। क्या जो पब्लिक ने कल हंगामा किया, राशन से चावल चोरी हो रही है, वो गलत था? जितने भी वीडियो सामने आते हैं, देखिए बिना आग की तो इतने स्मोक्स नहीं आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो जो अभी सामने आई है कि कल बिना आग के स्मोक आते हैं, मोदी जी के राज में आते हैं बिना आग के स्मोक। नहीं तौसीफ प्लीज बीच में मत बोलिए, क्योंकि तृणमूल सिंपैथाइजर है। हाँ, तृणमूल सिंपैथाइजर है, जी, और बीच में इस तरीके से प्लीज ऑडियो मत खोलिएगा, क्योंकि जब मैं सुन रहा होता हूं किसी को, मेरा ध्यान उधर होता है और अगर किसी ने कुछ अनर्गल कहा, धीमी आवाज में कहा तो बात बिगड़ेगी। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। जी नहीं तृणमूल नहीं, इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि तृणमूल सिंपैथाइजर्स के ऊपर से ममता दीदी ने हाथ उठा लिया है। अभी तक उनके कंधे पे बंदूक चला रहे। अभी ये देखिए, अब ये अगर वीडियो सही नहीं है तो बोले। ये देखिए उलूबेरिया में कल रात को डेड बॉडी लेके जा रहा था और पब्लिक ने, वहां की जो जनता है, उन्होंने इसको अटैक किया, इनको रोकने की कोशिश की। देखिए ये वीडियो आपके सामने है। अगर ये वीडियो पब्लिक डोमेन में है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप साबित कर दीजिए कि गलत है। ये देखिए ये दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये इससे क्या डेड बॉडी जो है, ये एक व्हाइट एम्बुलेंस नुमा गाड़ी हमको नजर आ रही है। इसमें और क्या है बाबुल, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ये देखिए ना, अंदर से लोग उतर रहे हैं। देखिए ये ड्रेस तो कोविड पेशेंट्स को जो लेके जाते हैं वही पहनते हैं ना। अभी वहाँ के ये तो पीपीई किट्स पहने हुए हैं इन्होंने, निकाला। आप देखते रहिए, आप देखिए ना इसको, नॉर्मल तो नहीं हो सकता है। ये देखिए आपको चिल्लम चिल्ली की आवाज भी सुनाई दे रही है। वहाँ के लोकल्स जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये कहाँ का वीडियो है ये बाबुल? ये उलूबेरिया का है। ये हमारे पास जो खबर है ये उलूबेरिया की है। अगर ये गलत है तो ममता दीदी जो है रास्ते में बेहाला से मौलाली ना घूमे और वो जाके पुष्टि करे, उनके ऑफिसर्स पुष्टि करे कि ये वीडियो गलत है, क्योंकि ये जो देखेगा वो तो डर जाएगा। ये देखिए कोविड के ड्रेस पहने हुए लोग निकल उतर रहे हैं यहाँ से और पब्लिक चिल्ला रही है कि यहाँ पे डेड बॉडी मत उतारिए। ये देखिए क्या बोल रहे बंगला में, बॉडी उतारने नहीं दूंगा। इसको फुल फ्रेम रखिएगा प्लीज, मुझे हटा दीजिए अभी इसको। और ये नहीं फुल फ्रेम में नहीं मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप प्लीज एक बार इसको दिखाएं और ये बता दें कि पीछे आवाज क्या आ रही है। बंगाल में आ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं कि डेड बॉडी यहाँ पे उतरने नहीं देंगे। पब्लिक की आवाज आपको आ रही है, एकदम अंधेरा रात है। किस जगह पर ये डेड बॉडी किस जगह पर उतारने की कोशिश की जा रही है? ये उलूबेरिया में डेड बॉडी रात को उतारने की कोशिश की जा रही है। आप स्पष्टता से देखिए, 4 लोग कोविड के ड्रेस पहने हुए हैं। ये देखिए कोविड के ड्रेस पहने हुए हैं। की न जाने कितनी तस्वीरें अभी तक आ चुकी हैं जहां शवदाह गृहों में ले जाया गया है शवों को, और उसी में एक और तस्वीर उलूबेरिया की बता रहे हैं बाबुल सुप्रियो, केंद्रीय मंत्री, जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए, सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए कोई बात वो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका भी मैं ये वीडियो हम दिखाएंगे, एक बार फिर से आपके पास आएंगे बाबुल। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब, क्या
ममता बनर्जी किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी को जवाबदेही नहीं है उनकी, क्या वो संविधान से भी ऊपर है? कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरे विश्व में, हमारे देश में और राज्य में सब लोग कह रहे हैं शुरू से ही कि एक तो विज्ञान निर्भर, दूसरा चिकित्सा विज्ञान और तीसरा जनता को सचेत करके सच्चाई के साथ उनको तथ्य के आधार पर जोड़ाना पड़ेगा ताकि हम इसके साथ एक साथ लड़ सके। चाहे ये सरकार हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष, चाहे विरोधी हो, चाहे गैर राजनीतिक लोग हों। लेकिन अब तक की स्थिति ये है कि सच्चाई से परे है। पहला सवाल जब हम टेस्ट की मांग किए और इसके लिए हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता को, हम सबको भी जेल में ले जाया गया कि टेस्ट नहीं होना चाहिए। पूरे मुल्क में यह बात साबित हो चुका है कि अगर टेस्ट के बगैर आपको अगर पता नहीं चले किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, तो आप जो जनता को शामिल करेंगे वो कॉन्शियस नहीं होंगे। और इसके लिए यहाँ पे बंगाल में ये स्थिति है, जब लोग कह रहे हैं कि हमें टेस्ट करो, तो ये अस्पताल से वो अस्पताल घूमना पड़ रहा है हफ्ते और 10 दिन में, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट का किट लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बंगलिंग कर रहे हैं। जब ये भ्रष्टाचारी सरकार होती है ना, तो वो कहां से किट खरीदेंगे, किस दलाल से खरीदेंगे, क्या एजेंट होगा, क्या कमीशन होगा, और ये शुरू से ये बात कह रहे हैं। और इसलिए हम जो तैयारी था टेस्ट करने के लिए, वो तैयारी हमारे देश में बोलो, हमारे प्रांत में बोलो, वो नहीं हुआ। ये तो जो लॉकडाउन हुआ उसके फायदे से कम कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ, क्योंकि जनता, सिर्फ जनता, वो चूंकि अपने तमाम ख्वाहिशात को मार करके सरकार के और आईसीएमआर और हु के जो गाइडलाइन है उसके मीडिया जैसे प्रचार किया कि वो घर में बैठे हुए हैं, नहीं तो कम्युनिटी स्प्रेड होता। अभी भी जो मौतें हो रही है उसके आंकड़ा सामने नहीं आ रहे हैं। एकदम शुरुआत की बात कर रही है, तो अभी अच्छा हुआ सेंट्रल टीम आई, गवर्नर की चिट्ठी आई, सेंट्रल मिनिस्टर लोग बोलने सके, तो आप जो है बोल रहे हैं, तो आप फिर मीडिया उसकी तरफ नजर डाल रहे हैं। लेकिन पिछले 1 महीना से हम चीख रहे हैं, सड़क में भी उतरने के बाध्य हुए, और सोशल मीडिया में ये बात बहुत आ रही है। अभी आपके सामने नए सिरे से वीडियो आया होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बाकी लोगों को छोड़ दिया ऑपोजिशन का, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब बोल रही है कि हम 10 लाख को बंदोबस्त किया, ठीक है, स्पेशल श्मशान बनाया गया धापा में, उस वक्त ममता बनर्जी सरकारी दफ्तरों में बैठ करके अफसर मौत के तादाद को 7 से घटा करके 5 बता रहे हैं। इससे किसको छुपाया जा रहा है, कौन छुप रहा है? आज ये देखो, जो केरल स्टेट जिस तरह से सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर कोशिश किए, और हम शुरू से ये बात कहते हैं हमारे देश की सरकार को भी, राज्य की सरकार को भी, कि हम विरोधी पक्ष हो सकते हैं लेकिन एक साथ मिलकर के इसमें सहायता करेंगे, कोई सड़क में नहीं उतरेंगे, लेकिन इसका लड़ाई एक साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी विरोधी पक्ष तो छोड़ दो, वो सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिमंडली भी नहीं है। तौर पर तो ये आपकी भी, आपने ठीक है, आपने कहा जब टेस्ट की मांग की हमको जेलों में डाल दिया गया, और अब मीडिया के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर उनका गुस्सा उतर रहा है। लेकिन हमने एक चीज और देखी है मोहम्मद सलीम साहब, कि वामपंथी बड़े नेता भी इस मुद्दे पर ममता के खिलाफ वहां वेस्ट बंगाल में तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका वो रुख सामने आता है जिसमें वो केंद्र के खिलाफ खड़ी हुई नजर आती है इस मामले में, वैसे ही उनके साथ अलाइन होने की कोशिश करते हैं। क्या ये ठीक है? आप हमें पूरा बात समझ जाने दीजिए, नहीं तो आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा बाहर निकाल ले आए हैं। पहले अपना पॉलिटिकल एजेंडा अपने सामने रखिए। आप मेरी बात को, मुझे आप बुलाए हैं, मेरी बात को सुन लीजिए। आप जितना समय दिए थे बाबुल सुप्रियो को, और ये जो कहां से आप ले आए हैं पता नहीं, लगभग उतना ही वक्त आपको दिया है मोहम्मद सलीम साहब। अगर आप किसी और बात की नाराजगी यहाँ उतारना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो कहा जा रहा है सर। और अगर आपको नहीं सर, अगर आपको ऐतराज करना है तो जायज बात पर कीजिए। बाबुल सुप्रियो साहब को जितना वक्त दिया उतना ही धैर्य से मैंने आपको भी सुना है। नहीं, मैं सुना हूं पूरा, अब वीडियो प्ले भी करवाए हैं। आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप मत जाओ, कई बार ऐसे हुआ है। फिर अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज मत कीजिए ना। आपका पत्रकार कहां है, आपका चैनल कहां है, आपका पत्रकार कहां है? क्यों नहीं पत्र जुगाड़ करते? 1 महीने से हम लड़ रहे हैं। ये किसके जरिए सामने आ रहा है सर? ये किसके जरिए सामने आ रहा है? हम ये बातें किसके जरिए सामने आ रही है? लेकिन सर मेरे ऊपर नाराजगी उतारने से नहीं होगा। वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करके सही काम करवाने से होगा, लोगों की जान बचाने से होगा सर। आप मत बुलाइए हमें। लेकिन मैं प्रसन्नजीत बख्शी, अभी उनके पास मैं एक बार भी नहीं गया हूं, प्रसन्नजीत बख्शी के पास मैं जाऊं। मैं आता हूं मोहम्मद सलीम साहब, मैं आता हूं, आप तब तक शांत हो जाएं। मैं प्रसन्नजीत जी के पास जाऊंगा। प्रसन्नजीत साहब, इस मुद्दे पर आपका नजरिया, ममता बनर्जी से कोई जो सवाल पूछता है उसको 2 टूक जवाब मिलता है, क्या इस तरीके से चलता है लोकतंत्र, वो भी कोविड के दौर में? देखिए दिनेश, मैं पत्रकार होने के नाते पहले एक बात बता दूं कि आपसे बात करने की 2 मिनट पहले मेरे पास फोन आया। अगर वो फोन सही है, पूरे देश की पत्रकार जो है, पत्रकार की जो कम्युनिटी है, उनके लिए काफ़ी दुखद बात है। कोलकाता में बहुत ही
सीनियर स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रॉनी राय का देहांत हो चुका है। और जहां तक लोगों को पता है कि सस्पेक्टेड कोविड 2 भाई घर में थे और एक भाई को बंगुड़ हॉस्पिटल लेके गए और रॉनी राय को जब लाने के लिए एम्बुलेंस पहुंचा तो उनको मृतक पाया गया है। अगर ऐसा हुआ है, ये 2 मिनट पहले मुझे खबर मिला, अगर ऐसा हुआ है तो हिंदुस्तान में पहली बार किसी पत्रकार की मौत हुआ। और रॉनी को बाबुल सुप्रियो भी जानते हैं, मोहम्मद सलीम साहब को भी जानते हैं मेरे ख्याल से। तो ये मैं पहले कहना चाहूँगा कि हम काफ़ी दुखद स्थिति में है अभी। दूसरी बात है, आप जो सवाल हमें पूछ रहे थे कि देखिए यहाँ पे चाहे बाबुल सुप्रियो कुछ भी कहे, कुछ भी वीडियो दिखाए, चाहे मोहम्मद सलीम साहब ने कुछ भी कहे, लेकिन ये सच है कि राजनीति बंगाल इस बार भी कोरोना को लेकर भी राजनीति जारी है। किसकी तरफ से राजनीति जारी है ये तो अलग बात है, लेकिन राजनीति जारी है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो सवाल पहला दिन से उठना चाहिए था कि ये डेथ सर्टिफिकेट का ड्राफ्ट, ये कहाँ दुनिया में किसी जगह पर ड्राफ्ट डेथ सर्टिफिकेट हमने सुने नहीं है। और डेथ सर्टिफिकेट को जस्टिफाई करने के लिए ऑडिट कमेटी, ये भी हमने कभी किसी दुनिया में किसी भी समय पे सुना नहीं है। तो ये दोनों सवाल पर अगर जो लोग सरकार की तरफ से या सरकार की तरफदारी करने के लिए आपके साथ है, वो लोग हमें समझा दे कि ड्राफ्ट डेथ सर्टिफिकेट क्या है। और डेथ सर्टिफिकेट एक डॉक्टर देते हैं जो मरने के समय पे मरीज को देखते हैं। He has the ultimate right to write the death certificate। ये बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ऐतराज जताया है, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस पर बंगाल में ऐतराज जताया है, लेकिन इसकी सुनवाई कहां होगी? और मुझको हैरानी इस बात की है कि इस समय राज्य का विपक्ष कहां चला गया और विपक्ष से सवाल पूछने पर उसको लगता है कि एजेंडा सेट हो रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? सत्ता के लिए जितना खूनी संघर्ष देखने को मिलता है, जब कुर्सी हथियानी होती है, जब कुर्सी पर काबिज होना होता है तो खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। बम फेंके जाते हैं एक दूसरे पर, कार्यकर्ताओं के साथ खूनी झड़प होती है। और जब कहा जाता है कि लोगों की जान का सवाल है, अब आपकी सियासत कहां गई, तो चौथे खंबे को नोचने लगा जाता है। और यह सीनियर लीडर्स का हाल है। लेकिन मैं इसको लेकर अब जाऊंगा अर्जुन सिंह के पास। अर्जुन सिंह, किस तरह का राज्य है यहां? आपने तो तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी देख ली और फिर भाजपा ज्वाइन करके देख लिया, अपने ऊपर जानलेवा हमला भी देख लिया। क्या चल रहा है यहां? यह इस देश का हिस्सा है या कोई और दूसरा मुख्तलिफ द्वीप है ये? देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपने आप को समझती हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। कुछ पत्रकार और कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी उनको प्रधानमंत्री बना दिए थे 2019 में, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। लेकिन उनका जो व्यवहार है वो पश्चिम बंगाल को भारतवर्ष का अंग वो नहीं मानती हैं और वो अपने आप को भारतवर्ष से अलग कर मानती हैं कि वो भारतवर्ष में नहीं है। और इसीलिए जो फासिस्ट तरीके हैं, आज कोई भी ये पत्रकार, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं बंगाल के, दादा जो बात बोले, किसी भी पत्रकार को इन्होंने बहुत साहस का कार्य किया है, बोला है जो बात, किसी भी पत्रकार अगर कुछ भी ममता के जो घटना घट रही है, मैं खिलाफ की नहीं कर रहा हूं, अगर घटना घट रही है उसके ऊपर प्रश्न करता है तो रात में पुलिस उसके पास पहुंच जाती है, उसके अगेंस्ट में पॉक्सो मामला हो जाता है। अरे अर्जुन सिंह साहब, ये बताइए कि इस समय भाजपा मुखर दिखाई दे रही है, भाजपा के ऊपर वहां पर ताबड़तोड़ हमले भी हो रहे हैं, लेकिन जिस वामपंथ का ये गढ़ समझा जाता था वो वामपंथी कहां गए? नहीं, सलीमदा तो नहीं, जब ये बात कही जाती है, नहीं अर्जुन सिंह साहब ये समझाइए मुझको कि जब ये कहा जाता है कि वही लोग जो पहले लेफ्ट के साथ खड़े हुए थे वही ट्रांसफर होके, वही शिफ्ट होके इधर आ गए हैं ममता बनर्जी के साथ, क्या इस बात में दम है कि नहीं है अर्जुन सिंह? ये बात कुछ दिन पहले तक सही था कि जो वामपंथी लोग थे वो लेफ्ट के साथ, जो लेफ्ट के लोग थे वो ममता के साथ चले गए और ये लूट का जो राज है वो उन्हीं के द्वारा कायम है। और जो हमारे सलीम साहब हैं, सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि विमान बोस ऐसे व्यक्ति को, अरे मैं ये कह रहा हूं कि ये वक्त नहीं है ये देखने का। अगर यहां पर भी मौका परस्ती हुई तो लोगों की जानें जाएंगी, क्या ये बात समझी जा रही है?
के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसा है दिनेश जी, आप बहुत देर बाद आए हैं, शायद बहुत बड़ा पैनल लेके बैठे हैं आप, इसलिए मैं उस पर बहुत कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप वक्त भी नहीं देंगे, मुझे समझ में आ गया आपका डिबेटर। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है वो कोरोना से लड़ रहा है, और ममता बनर्जी हो या विपक्ष, वो सरकार से लड़ रही है। ये अंतर है। अभी आपने पत्र भी दिखाया, आपने कहा कि विपक्ष। के शर्मा साहब, आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे जिनसे मैं वर्जन्स ले रहा था। अगर आपको ये बात बुरी लगी है कि आप तक आने में विलंब हुआ तो पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। दूसरी बात मैं आपसे नहीं, के शर्मा साहब, लेट्स बी ऑन द क्रक्स। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आप ये बताइए कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? लेटर पर लेटर जा रहे हैं, गवर्नर समझा रहे हैं, आप लोगों ने टीम के साथ क्या हो रहा है वो भी देख लिया, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपको किस हद तक एम्पावर करता है और आप किस हद तक इंतजार करना चाहते हैं, ये बताइए। देखिए दिनेश जी, बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता भी भारत की जनता है, जो 130 करोड़ जनता है उसमें वो भी है, और वहां पर यदि एक कोई सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है वो तानाशाह नहीं है। ममता बनर्जी को ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। हम संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए उन्हें लगातार जो है केंद्र की ओर से सलाह भी दे रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, उनको सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि यदि वो बंगाल की जनता के साथ यदि वो अन्याय करेंगी तो ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाए। अब निजेश जी के पास मैं जाऊंगा। आपकी बात मैं क्लियर कट जवाब चाह रहा था के शर्मा साहब कि किस हद तक इंतजार किया जाएगा। ममता अपने रुख पर कायम है, ममता अपने रुख से नहीं डिग रही हैं। आपकी तमाम चेतावनियों, आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद ममता नहीं डिग रही हैं। आप कितना इंतजार करने के मूड में हैं, मैं ये जानना चाह रहा था, कितना और इंतजार किया जाएगा? क्योंकि यहाँ कोरोना का संक्रमण टाइम नहीं देगा, एक्सपोनेंशियल तरीके से फैलता है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अवनीश जी के पास जाऊंगा। अवनीश जी, जितना खतरनाक इस मामले में राजनीति किया जाना है, उतना ही खतरनाक इस मामले में राजनीति किसी को करते देना भी है। दिनेश जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि सरकार के बिहाफ पर तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक बात साफ है कि इस समय पश्चिम बंगाल की जनता इस समय ममता बनर्जी के तानाशाहपूर्ण शासन से मुक्ति चाहती है। वहाँ की जनता में आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, कुछ गुंडा एलिमेंट को छोड़ दीजिए, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त आपने सही कहा कि लेफ्ट अब वहाँ पे बचा नहीं है। आप कहते गढ़ रहा होगा, कभी रहा होगा। अब वहाँ पर लेफ्ट का कोई नाम लेवा नहीं है जो कांग्रेस के साथ मिल करके कांग्रेस की बी टीम के हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन लड़ती हो। वहाँ पर क्या लेफ्ट बचेगा, क्या कांग्रेस बचेगा? वहाँ पर अगर जनता की आवाज़ को सही मायने में अगर कोई उठा रहा है जनता के बीच से सामने तक, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और इस बात के लिए मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी बात पर मोहम्मद सलीम कुछ जोड़ना चाहते हैं सर, सुन लीजिए जरा, शायद कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे हैं वो। आप ये चुनाव का पैनल बनाए हैं असेंबली का 2021 का या कोविड का? हम जब कह रहे हैं कोविड को लेकर लड़ो, कोविड को लेकर बात करो, तो आपका अपना अपना चुनावी एजेंडा पता चल रहा है। सॉरी, हमें क्यों बुलाया? आपको बोलना चाहिए हम बीजेपी का लीफलेट बांट रहे हैं, आपके पैनल देखिए पता चल रहा है। सॉरी मोहम्मद सलीम साहब, आप जाकर के वो फोटो देख लीजिए, वो बेंगलोर वाली जिसमें आप एचडी कुमार के लोग परेशान हैं और ये मोदी दीदी का राजनीति चल रहा है। मोहम्मद सलीम, प्रधानमंत्री अब सुन लीजिए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं आपको। जाकर के बेंगलोर की फोटो देखिए जिसमें एचडी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में हाथ पकड़ के खड़े हुए थे आप। ये सब समान है, चट्टीपट्टू है, सिर्फ पैसे में बटते हैं लोग। पूरे देश की वजह से हालत है वहां पर, मजदूर परेशान है, भूखमरी की वजह से आसानी से दूसरों की तरफ संविधान बचाने की। लेकिन अवनीश जी, मैं समझ सकता हूं कि परेशानी किस बात की हो रही होगी। मैं लेकिन दिलीप घोष जी के पास जाऊं आप सबकी आज्ञा से। दिलीप घोष साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के, वेस्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के प्रेसिडेंट हैं। दिलीप घोष साहब, आप सब लोग क्या वहां केवल ममता दीदी को परेशान करने के लिए आरोप लगा रहे हैं? ममता दीदी अच्छा काम कर रही हैं? देखिए, ममता दीदी जो काम कर रही
वो बाकी किसी चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। वो खुद रास्ता में उतर करके ग्लव्स बांट रही है, कैसे ग्लव्स पहनना है दिखा रही है, कैसे मास्क पहनना है दिखा रही है, कहाँ दुकानदार के सामने कस्टमर खड़ा होना उसके लिए लाइन बना रही है, और चावल दाल बांट रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो एक चपरासी कर सकता है, एक कांस्टेबल कर सकता है, वो हमारी चीफ मिनिस्टर करती है। और पिछले महीना में उससे यही कर रही है बाहर। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में जो 3 भाग है, शासन के कानून व्यवस्था, एक रेशन प्रणाली और तीसरा स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल की, तीनों की खस्ता हाल है। कितने डेड बॉडी है अभी तक हमारे पास जो खबर है 57 लोगों की मौत हुई है, लेकिन दूसरा बीमारी रहने के कारण उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया जा रहा है कोविड के कारण। और कितने लोग इफेक्टेड हैं, इन्फेक्शन हुआ है, उसका किसी का कोई हिसाब नहीं है, ना कोई टेस्ट होता है ना कोई घोषणा होता है। अब कितने वीडियो आ रहा है जो पेशेंट को ले जाया जाता है फिर वो कहाँ गायब हो जाता है, उसका परिजन को पता ही नहीं चलता है। एक भय और संदेह की वातावरण है। किसी मीडिया वालों को यहाँ कैमरा लेके ना तो हॉस्पिटल में जाने की अनुमति है, ना किसी बाजार में जाने की अनुमति नहीं, जहाँ खुलेआम लोग घूम रहे हैं। चीफ मिनिस्टर माइक लेके प्रचार कर रही है कि आप प्लीज घर में जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बोलना पड़ रहा है। क्यों 1 महीना का आप लोग कह रहे होंगे कि वहाँ कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, घोषणा कर रही है, लेकिन अब देखिए ना दिलीप घोष जी, वो क्यों नहीं कर रही है? दिलीप घोष जी जो सेंटर की टीम गई हुई है उनको प्रेजेंटेशन दिया वहां के हेल्थ सेक्रेटरी ने, और उन्होंने ये कहा इन हिज प्रेजेंटेशन ऑन 23 अप्रैल 2020 gave some reasons for establishment of the committee of doctors and also mentioned that if a COVID patient dies in a road accident he cannot be said to have died of COVID। इस तरह की रीजनिंग दी जा रही है। अरे आवाज सुनकर दिलीप घोष साहब आवाज आ रही है आपको? थोड़ा धीमा आवाज आ रहा है मेरे पास। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हेल्थ सेक्रेटरी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है केंद्रीय दल को यहाँ से जो गया हुआ है, उसको ये कहा है कि हमारी टीम ये देख रही है कि कोविड से कोई मरा है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी को कोविड था और वो रोड एक्सीडेंट में मर गया तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो कोविड में मरा है। जी 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 सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, केवल ईयरपीस से सुनिएगा। देखिए मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ की सरकार ने जो डॉक्टर्स है और स्वास्थ्यकर्मी इनके लिए 10 लाख रुपया बीमा की घोषणा किया है। मैं आपको बता रहा हूँ एक भी किसी को ये बीमा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ एक भी बिना 60 के ऊपर लोग हैं जो बिना दूसरा बीमारी के कोई नहीं मिलेगा आपके यहाँ। फिर तो कैसे वो कोविड इन्फेक्टेड आपको लगेगा। और इसीलिए 57 लोगों की लगभग मौत हुई है, केवल 18 को घोषित किया जा रहा है क्योंकि उनके अंदर दूसरा कोई ना कोई बीमारी था, कोई बीपी, शुगर, किसी का न्यूमोनिया, उसी को लिखा जा रहा है। और मजेदार बात है जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करें उनको अधिकार नहीं है डेथ सर्टिफिकेट लिखने की और डिजीज लिखने की। डिजीज कोई और लिखेगा, डेथ सर्टिफिकेट कोई और लिखेगा। एक हेल्थ डिपार्टमेंट उसकी निश्चय करेगी। एक स्पेशलिस्ट टीम बनाई गई है। पहले दिन ही वो गलती कर बैठे, वो बोल दिया 7 डेथ हुई है, तुरंत यहाँ की चीफ सेक्रेटरी ने फिर बुला करके प्रेस को बोला नहीं 7 नहीं 3 है। तो जो कमेटी बनाती है हमारे चीफ मिनिस्टर, उसका ऊपर उनका खुद का भरोसा नहीं है। ठीक है दिलीप घोष साहब, जरा मैं तौसीफ साहब के पास भी चलूं। तौसीफ साहब, ये सब देखने के बाद भी आप अपनी उस बात पर कायम है जो आपने शुरुआत में कहा था कि यहाँ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है कि चीजें ठीक नहीं है? नहीं देखिए, अभी ये सीरियस मैटर है। ये जो कोरोना का मामला है ये एक सीरियस मामला है। तो अभी टीवी में बड़े बड़े सीनियर लीडर मौजूद हैं, तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि ये सारे सीनियर लोग एक सीरियस तरीके से एक्शन लें। अगर जब बाबुल सुप्रियो जी की बात करता हूं कि उन्होंने एक वीडियो दिखाया, वो तो वेरीफाइड वीडियो नहीं है। चलिए अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ और उसमें कुछ गलत हुआ, तो मैं पूछता हूं कि वो टीवी में क्यों दिखा रहे हैं? वो ऐसे वीडियो को पुलिस को क्यों नहीं भेजा, कंप्लेन क्यों नहीं भेजा, और उसमें क्या गलत हो रहा है वो क्यों नहीं पॉइंट आउट किया, क्या होना चाहिए वो क्यों नहीं पॉइंट आउट किया? अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो आप टीवी में आके बोलेंगे, लेकिन आपको लोगों की मदद करना है, कहीं गलत हो रहा है उसको सही करना है, तो आप सीधे प्रशासन के पास जाएंगे। मैं तो ये सीधी सी बात समझता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये टाइम जो है पॉलिटिक्स का नहीं है। सारे लोगों को चाहिए
कि पॉलिटिक्स को साइड में रखें। घोष पॉलिटिक्स कर रही है आपकी पार्टी वहां, इतने सीनियर नेता है प्रशासन से बता रहे हैं ना, सुझाव है आप दीजिए। पुलिस की रोल में बता रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, अर्जुन सिंह जी आपके सामने बैठे हैं, वो बताएंगे अच्छा उनके ऊपर क्या बीत रहा है। अभी हमारे मंत्री जी हैं देवश्री चौधरी, उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन नोटिस भेज के घर में बंद किया गया। कल एक दूसरा एमपी जो दिल्ली से 24 तारीख आए पिछले महीना का, आज 24 तारीख हो गया, एक महीना घर के रहने का बावजूद भी जब निकले उनके घर में एसपी का नोटिस आया, पुलिस कमिश्नर का यहाँ का नोटिस आता है कि आप घर से मत निकलिए। तो बीजेपी के सारे नेताओं को पुलिस ने घर में जबरदस्ती बंद किया। जो नहीं उस घर में पुलिस पोस्टिंग है, हमारे मेरे बगल में रहते हमारे एमएलए हैं जो कभी टीएमसी करते थे, उनके सामने घर के सामने पुलिस पोस्टिंग, घर से निकल नहीं जा रहे। जॉन बारला और जयंत के शर्मा के पास रास्ता से पुलिस पकड़ के आपके पास मोहम्मद सलीम साहब, ये यही मिजाज है क्या वहां पॉलिटिक्स का, और वही चलेगा? ये वेस्ट बंगाल है, वही चलेगा क्या? ये तो सब धन्य हैं। ममता बनर्जी दिल्ली के सरकार के प्रति बहुत आस्था रखती है। राजीव कुमार के बारे में हमने देखा है, टेलीविजन में तमाशा होता है, लेकिन आज तक कोई आईएएस कोई आईपीएस अफसर के खिलाफ सेंटर के होम मिनिस्ट्री को कोई एक्शन लेने देखे हैं? चाहे वो झूठ बोले, चाहे करप्शन हो, चाहे सरकार के ऑर्डर पालन करे, नियम का पालन नहीं करे, कानून का पालन नहीं करे, और आज भी वही हो रहा है। और हम समझते हैं कि ये जो विरोधी पक्ष के ऊपर या मीडिया के ऊपर जो गैग ऑर्डर हो रहा है, ये तानाशाही है। और ये हम बाहर भी देख रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी देख रहे हैं, हमारे देश में भी देख रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। जहां सत्ताधीन सरकार है वो समझती है कि हमारा बात ही चलेगा, दूसरे का नहीं। इसलिए रिलीफ मटेरियल में ममता बनर्जी अपना मुंह छाप करके बांट रही है और वो खुद तमाशा कर रही है। और विरोधी पक्ष गायब था, बीजेपी पिछले 2 दिन से भी जब से टीम आई है उनको दिखने को मिल रहा है। हम जनता के बीच में हैं, रिलीफ लेकर के हैं, और लड़ाई में भी हैं, जेल में भी हैं, और हम आवाज लोग 40 लाख परिवार को पहुंचाया रिलीफ। काश के आपको ये बताना ना पड़ता सलीम साहब, लोग इसको देखते और इस बात की टेस्टिमोनी लोग करते कि आप हैं और आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जेलों में भी हैं, खाना। लेकिन के शर्मा साहब के पास मैं एक बात जरा लेकर जाऊं। के शर्मा साहब, क्या जैसा मोहम्मद सलीम कह रहे हैं ये सत्ता का मिजाज है क्या? ये जो सत्ता में होता है, कुर्सी में होता है, वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं? नहीं, ये तो दिनेश जी एक अनोखा उदाहरण पिछले 5 वर्षों में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इतना केवल कहूंगा कि यदि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली तो प्रसेनजीत, और एक बेहद बड़ी खबर आप सबको बता दूं मैं, उसके बाद आगे चलेंगे। 18 मौतों के बारे में पहले कहा जा रहा था, और अब जब केंद्रीय अंतर मंत्रालयीय दल गया हुआ है तो यह कहा जा रहा है कि 57 मौतें हुई हैं। अब यह माना जा रहा है कि 57 मौतें हुई हैं। पहले तो 20 से भी नीचे बताया जा रहा था यह आंकड़ा। के शर्मा, बात पूरी कीजिए, बहुत सनसनीखेज और बहुत अहम खबर है ये। देखिए, सच्चाई अभी सामने आ गई, लेकिन मैं वही बात कह रहा था कि जो बख्शी जी बोल रहे थे, जो पत्रकार महोदय, और वो बहुत सही बात उन्होंने कहा कि ऐसा किसी स्टेट में नहीं है कि आप उसके डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक पैनल बनाए, एक पैनल डिसाइड करेगा तब सर्टिफिकेट। तो यहां से ही आप इस सरकार की वास्तविकता को समझ सकते हैं। और जहां तक वामपंथियों का प्रश्न है, तो ये तो चाटुकार लोग हैं। वो तो वहां तो नियम ही दूसरे चलते हैं ना। वहां तो देखिए ना, एक महीने जिसको दिल्ली से गए हुए हो गए उसको क्वारंटाइन का नोटिस दिया जा रहा है। अर्जुन सिंह साहब, आपको अब भी डर लगता है क्या सड़क पर निकलते हुए? और ये डॉक्टर्स कितना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। ये डॉक्टर्स एसोसिएशन जो शिकायत कर रहा है कि चीजें ठीक नहीं है, सही आंकड़े सामने लाओ, सही स्थिति बताओ, इनका हश्र क्या होने वाला आने वाले दिनों में? देखिए, ममता बनर्जी जी के शासन में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई पार्टी के लीडर हो। आज अभी जो आपने खबर दी कि 57 का पुष्टि उन्होंने किया है, कि कितने 57 को इन्होंने बिना किसी को बताए जला दिया है और या तो दफना दिया है। पश्चिम बंगाल की स्थिति ये है कि अगर आप कुछ भी करने के लिए निकलेंगे, यहाँ जितने भी लोग 18 एमपी हैं, 18 एमपी के अगेंस्ट में मामला करके रखा गया है। 18 एमपी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। और ममता बनर्जी के शासन में ममता बनर्जी का एक सब इंस्पेक्टर जो है वो एक एमपी को बोलेगा कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं तौसीफ खान साहब को बोलूंगा कि बाबुल सुप्रियो जी ने कह रहे थे ये तौसीफ जी कि आपने पुलिस को क्यों नहीं दिखाया। आपको शायद पता नहीं है, आपके जो नाम के पीछे खान लगा हुआ, आपका फोन पुलिस उठा लेगा। हम लोग का फोन सब इंस्पेक्टर नहीं उठाता है। बंगाल की हालत है कि एक एमपी अगर किसी इंस्पेक्टर को फोन करे तो वो फोन नहीं उठाएगा। और आप पुलिस की बात बाबुल सुप्रियो करें, बाबुल सुप्रियो को पुलिस के
तो इस पुलिस की उपस्थिति में बाबू सुप्रियो के ऊपर कितना बड़े अटैक हुआ, अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पश्चिम बंगाल में चीन का अवस्था हो गया है कि चीन के साथ, मैं यही समझना चाह रहा हूं अब निजेश जी कि अगर ये हाल है कि सांसद फोन करेगा और इंस्पेक्टर फोन नहीं उठाएगा, अगर केंद्र किसी बारे में कोई दल भेजेगा उन्हीं के सहयोग और उन्हीं की मदद के लिए, तो उसके साथ सहयोग नहीं किया जाएगा। वहां का मुख्य सचिव कहेगा इतनी जानकारी दे दी ना, बाकी मेल में कर देंगे। अगर ये रवैया होगा तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है या ये फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है ये स्टेट। अब निजेश जी, तौसीफ जी आता हूं मैं आपके पास। देखिए दिनेश जी, एक बड़ी साफ सी बात है। दिनेश जी, एक बड़ी साफ सी बात है। तौसीफ साहब ने उस बात का जवाब नहीं दिया जिसमें मैंने कहा था, उनसे पूछा था कि भी पहला बयान तो ममता बनर्जी का ये आया था ना कि कोरोना का जो भय है वो सीएए से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी की कोरोना के बारे में ये जानकारी थी, इस भाव से वो आगे बढ़ी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केंद्रीय दल सीबीआई का जाए या कहीं किसी भी तरीके से जाए, ममता बनर्जी जिस तरीके से भारत की सरकार से व्यवहार करती हैं, वहां के राज्यपाल को यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जाता है, जिस तरीके का व्यवहार कर रही हैं, उस व्यवहार में शायद मुझे लगता है कि आज अगर मोहम्मद सलीम को लग रहा है ऐसा बहुत ज्यादा, तो आज डिमांड करे ना कि केंद्र वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। अगर सचमुच वो ममता बनर्जी के प्रशासन के खिलाफ हैं, सड़क पर आने की जरूरत नहीं है इस समय। लॉकडाउन में सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। आप चिट्ठी लिखिए सीधे गृह मंत्री को, क्या आप यहाँ की हालत बहुत खराब है और एक हम राजनीतिक दल होने के नाते हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, करिए। अगर आप में हिम्मत है तो, साहस है तो करिए आज मांग। आपका एक हिम्मत नहीं हुआ चीट फंड के चोर को पकड़ के जेल में डालने का, राजीव कुमार के बारे में सजा सुनाने का। आप ममता बनर्जी जाती है, सौदाबाजी हो जाता है, दोनों बराबर के हिस्से हैं। मैं साफ बता रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं पूछा कि केंद्र में कितनी हिम्मत है कि नहीं। बेंगलोर में ममता बनर्जी से दलाल जो होते हैं ना, वो बाजार में दलाल में मिलते रहते हैं, खरीदारी बिकाई होता है। और खरीदारी बिकाई की राजनीति में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, सरकार आप बदले कोरोना से नहीं लड़ करके, तो क्या उसमें शिवराज चौहान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? अरे चोर चोर ही रहते हैं, चाहे वो पासा पर लड़ ले क्यों ना। के शर्मा, वहां चेहरा इतना बेहतर तरीके से जान गई है। ऐसा है कि दिनेश जी, ये मोहम्मद सलीम साहब जो हैं, ये वामपंथ की बात पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं। जरा इनसे पूछिए तो, अभी ये 40 सीटों में चुनाव लड़े, 39 सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई है, एक सीट में जमानत बचा पाए। ये वहां पर कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं जमीन पर, ये वहां है ही नहीं कहीं पर। दिलीप घोष साहब, अगर ये इतना ही खतरनाक सिनेरियो है वहां पर काम करना, वहां पर चीजों को उजागर करना, तो आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण काल में तो स्थिति बहुत डरावनी लग रही है। सर, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल सही है। आप अगर रास्ता में निकले, आपके बगल से कोई निकल जाता है, आपको पता ही नहीं जो कैरियर ही कि नहीं है, कितने हजार लोग इन्फेक्टेड हैं और पता ही नहीं, क्योंकि टेस्ट ही नहीं होता है। आप देखिए देश भर में जो टेस्ट हो रही है उसका एक रेशियो है, दूसरे प्रदेश में 500 550 पर मिलियन होता है, देश में 150 होता है, और यहाँ 39 होता है, 40 होता है, 45 होता है एवरेज। क्यों? क्योंकि यहाँ एवरेज भी ज्यादा है, 5.5 यहाँ रेशियो है परसेंट है यहाँ जितने इफेक्टेड हैं, जितने टेस्ट होता है, और बाकी जगह 4.4 है। ये जो इसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए सारी बातें हो रही। जब तक टेस्ट नहीं कर रहे थे बोले हमारे पास किट्स नहीं है, किट्स आ गया तो बोलता है अभी किट्स खराब है, इसमें रिजल्ट ठीक नहीं आ रही है, और सारा बंद करा दिए, कोई ना कोई बहाना लगा करके। और जो पहले टेस्ट आया था, आज भी ये 18 हमारे पास किट्स नहीं है, ये 18 से एकदम 57 कैसे पहुंच गया आंकड़ा? 300 किट्स पड़ा हुआ है। दिलीप घोष साहब, ये 18 से 57 कैसे पहुंच गया आंकड़ा अचानक? मैं अभी आपको बता रहा था, मेरे पास खबर था, मैं आप चिट्ठी भेज सकता हूं। एक जो बांगूर हॉस्पिटल का सुपर ने लिखा है पुलिस ऑफिसर को कि हमारे पास 15 लाश पड़ी हुई है, आप उसको ले जाइए, और किसी को मालूम नहीं। वो चिट्ठी संजोग से मेरे पास आया है। ऐसे कितनी घटनाएं हैं, लाश को दबा कर रखा गया है, और आपके पास शायद वो वीडियो आया होगा, कल रात को भी एक दफनाने ले गया, लोगों ने भगाया। दिलीप घोष साहब, ये 57 का जो फिगर है, मारपीट हो रही है, ये जो 57 का आंकड़ा आज सरकार मान रही है, आपको क्या लगता है असल में ये कितना बड़ा क्वांटम है? अगर ये सच्चाई आज एक ही दिन में 57 पहुंच गई, 18 से 57 केंद्रीय दल के जाते ही, तो ये असल में क्या डर है आपको, क्या अंदेशा है, कितना बड़ा फिगर हो सकता है ये, अगर आप कह रहे हैं लाशें दबाई जा रही हैं तो? नहीं, आप शायद मेरे 10 दिन पहले से देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और आपके पास अगर होता तो देख लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर बीमार है, कम से कम 10 डॉक्टर बीमार हैं, 2 तो कल तक उसमें वैलेंटाइन इसमें थे, और मैंने क्वारंटाइन में, इसमें नहीं क्वारंटाइन में, वो वेंटिलेशन में थे,
आमरी में 14 घंटा लाशें पड़ी रहती है, उसको उठाया नहीं जाता है, ना तो परिजन को दिया जाता है। और उसमें हवाला ये दिया जाता है कि इतना टाइम लगता है डेथ सर्टिफिकेट बनाने में, इसलिए वार्ड में जिंदा पेशेंट्स के बीच में वो एक बॉडी पड़ी रहती है ताकि जो आदमी थोड़ा बहुत जी भी रहा है वो बगल में उसको देखकर अधमरा हो जाए। वैसे ही हालात चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर इसका हल क्या है ये बहुत बड़ा सवाल है। तौसीफ, चलते चलते कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत संक्षेप में। देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे तो यही बातें मैं कहूंगा कि आपके सामने पैनल में जितने भी लोग हैं, सारे लोग इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, अगर उस किसी भी इल्जाम में कोई भी सच्चाई है तो उस पे सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और उसको सरकार तक पहुंचाना चाहिए। और ये पहुंचाने लगते हैं टीवी में, और टीवी में जब बात करते तो ये एनआरसी की बात करने लगते हैं कि वो ममता जी एनआरसी का विरोध कर, ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। बाकी सारे राज्यों ने बताया कि मरकज के सोर्स से संक्रमित कितने लोग कहां गए हैं, लेकिन यह सवाल ममता दीदी से पूछा गया तो उनको यह सवाल कम्युनल लगा। इस समय मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि केंद्र से नहीं, कोरोना से लड़ो। और सियासत कौन कर रहा है ये अगर अब भी दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे पैनलिस्ट का आज की अड़ी में जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।